हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। रिकैप सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम रिकैप सीरीज में करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का चौथा लेक्चर। अब तक हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के 3 लेक्चर पूरे कर चुके हैं और उम्मीद है कि इन 3 लेक्चर से आपको अपनी पढ़ाई में बहुत मदद मिली होगी और काफ़ी कैलकुलेशन आपका इम्प्रूव हुआ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4 रिकैप सीरीज में। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन, आप इसे नोट कर ले। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन कहता है अ सेल डेवलप्स द सेम पावर, अ सेल डेवलप्स द सेम पावर across two resistance R1 and R2 separately, the internal resistance of the cell। अब देखिए इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक सेल को, मान लीजिए सेल का ईएमएफ है E और इंटरनल रेजिस्टेंस है R। पहले उस सेल को हमने R1 रेजिस्टेंस से जोड़ा। अब मान लीजिए करंट कितनी है I, और इस केस में पावर कितनी डेवलप होगी I स्क्वायर R1। तो हम लिख सकते हैं P1 इक्वल टू I को लिख दिया E अपॉन R1 प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R1। अब इसी सेल को जिसका ईएमएफ है E और इंटरनल रेजिस्टेंस है R, हमने एक दूसरे रेजिस्टेंस R2 से कनेक्ट किया। ये रहा हमारा दूसरा रेजिस्टेंस R2। और मान लीजिए यहाँ करंट कितनी फ्लो हो रही है I डैश। तो अब इसमें पावर कितनी फ्लो डेवलप होगी I डैश का स्क्वायर R2। तो I डैश को आप यहाँ लिख सकते हैं E अपॉन R2 प्लस R होल स्क्वायर इंटू R। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि पावर दोनों केसेस में सेम है। जब सेल को R1 से जोड़ा जाए तो R1 में जितनी पावर कंज्यूम होती है उतनी ही पावर तब कंज्यूम होती है जब सेल को R2 रेजिस्टेंस से जोड़ा जाए। तो इस डेटा से हमें सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लिया है। तो हमने ये सपोज कर लिया कि जब R1 से जोड़ा है तो सेल में R1 में कितनी करंट फ्लो हो रही होगी I। तो पावर क्या होती है I स्क्वायर R1, और I को लिख दिया E अपॉन R1 प्लस R। अब इसी सेल को हमने R2 से जोड़ा और मान लिया कितनी करंट फ्लो हो रही है I डैश। तो पावर कितनी हो गई R2 में P2 इक्वल टू I डैश स्क्वायर R2 E अपॉन R2 प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R2 होगा। यहाँ पे ये मैंने गलती से इसको स्मॉल r लिख दिया है, तो ये होगा R2। अब कहा गया है कि P1 इज इक्वल टू P2 और हमें इसको सॉल्व करते हुए सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। P1 इक्वल टू P2 E अपॉन R1 प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R1 इक्वल टू E अपॉन R2 प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R2। अब इसको स्क्वायर मत करिए, अब आप क्या ले लीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए। स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल ले लीजिए। तो ये हो जाएगा E अपॉन R1 R इंटू रूट ऑफ R1, स्क्वायर हट जाएगा E अपॉन R2 प्लस R इंटू रूट ऑफ R2। तो अब हमें मिला रूट ऑफ R1 अपॉन R1 प्लस R इक्वल टू रूट ऑफ R2 अपॉन R2 प्लस R। अब इसको सॉल्व करके हमें निकालना है इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा रूट R1 अपॉन R1 प्लस R, R1 प्लस R, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया और राइट में साइड में मिलेगा रूट R2 अपॉन R2 प्लस R, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, रूट R1 इंटू R2 प्लस R इक्वल टू रूट R2 इंटू R1 प्लस R। अब हम इसको लिख सकते हैं रूट R1 इंटू ब्रैकेट ओपन कर दीजिए R2 रूट R1 R ब्रैकेट ओपन करिए
रूट R2 R1 प्लस रूट R2 R। इसको लेफ्ट में ट्रांसफर कर दीजिए और इसको राइट में ट्रांसफर कर दीजिए, तो हमें मिलेगा रूट R1 इंटू R माइनस रूट R2 इंटू R इक्वल टू रूट R2 R1, और ये जो टर्म राइट में जाएगा ये हो जाएगा माइनस रूट R1 रूट R2। अब यहां से हमने R को कॉमन लिया तो हमें मिलेगा रूट R1 माइनस रूट R2, और यहां से हम इसको रूट R2 R1 को हम लिख सकते हैं, देखिए एक ट्रिक है यहाँ पे, R1 को हम लिख सकते हैं रूट R1 इंटू रूट R1 लिख सकते हैं इसी तरह। और यहाँ पर हमने जब इसको ट्रांसफर किया था तो ये रूट नहीं था, ये था R2। आई एम सॉरी फॉर दिस, बी केयरफुल। और यहाँ पर क्योंकि हमने ट्रांसफर किया था इसको, तो ये होना चाहिए रूट R1 और R2, ये इधर राइट में जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये जो R2 है इसको हम लिख सकते हैं रूट R2 इंटू रूट R2। अब करना क्या है, हमें राइट हैंड साइड से कॉमन लेना है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, रूट R2 रूट R1 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर इसमें बचेगा रूट R1 और इसमें बचेगा रूट ऑफ R2। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो अब आपको R की वैल्यू मिल जाएगी, R की वैल्यू मिल जाएगी रूट ऑफ R1 रूट ऑफ R2, तो हम R को कह सकते हैं रूट ऑफ R1 R2। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो आंसर है रूट ऑफ R1 R2 है, रूट ऑफ R1 R2 है। तो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल के लिए। ये रहा हमारा अगला सवाल, पावर पर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप नोट करें। एक बल्ब दिया गया है जिसकी वोल्टेज है 100 वाट और जो 220 वोल्ट पे ऑपरेट करता है। अगर हम उसको 110 वोल्ट के सोर्स से जोड़ दें तो कितनी पावर कंजप्शन होगी। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो देखिए पावर होती है V स्क्वायर बाय R। बल्ब बना है 220 वोल्ट के लिए और आप उसे जोड़ रहे हैं 110 वोल्ट से, तो हम कह सकते हैं कि पावर इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। पावर इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, तो P1 अपॉन P2 को लिखा जा सकता है V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर। पावर कितनी थी, 100 थी, पहले वोल्टेज कितना था 220, बाद में आपने कितना कर दिया 110, तो इसको सॉल्व करेंगे 100 अपॉन P2, इसको लिखा जा सकता है 220 अपॉन 110, स्क्वायर को बाहर ले जाइए तो ये 2 बार कट जाएगा, तो 100 अपॉन P2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, तो 4P2 इक्वल टू 100। तो जो नया पावर होगा अब वो 25 वाट का पावर खर्च करेगा। क्योंकि हमने इसे इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि जो बल्ब की रेजिस्टेंस है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, वो तो बदलती नहीं है, इसीलिए हमने लिखा कि पावर इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि 220 वोल्ट पर ऑपरेट होने वाला बल्ब है और अगर आपने उस पर गलती से भी एक ऐसा वोल्टेज लगा दिया जो 220 वोल्ट से ज्यादा हो तो वो फ्यूज हो जाएगा। तो इसका एक और मतलब है कि 220 वोल्ट पे वो कितनी पावर कंज्यूम करता है, 100 वाट। अगर आप उसे 220 वोल्ट से कम पावर देंगे तो उसकी कंजप्शन 100 वाट से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बड़ा सरल सवाल था, सीधा सीधा सवाल था, बिल्कुल बेसिक सवाल था, ये हमें मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा बैटरी पर बेस्ड एक बेसिक क्वेश्चन, इसको आप नोट करें। When a current drawn from a battery is 0.5 ampere,
जब एक बैटरी से 0.5 एम्पीयर करंट ली जाती है, इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 20 वोल्ट and when current drawn from it is 2 ampere, the terminal voltage reduces to 16 volt. Find out EMF and internal resistance of the battery. अब देखिए सेल का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है E इक्वल टू V प्लस आई आर। ई सेल का EMF है और R सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। हमें EMF भी नहीं मालूम, इंटरनल रेजिस्टेंस भी नहीं मालूम, पर हमसे ये कहा गया कि टर्मिनल वोल्टेज 20 वोल्ट है। टर्मिनल वोल्टेज कितना है? 20 वोल्ट है। जब आप कितनी करंट लेते हैं? 0.5 आर। तो ये पहला इक्वेशन बन गया। अब जब आप 2 एम्पीयर करंट लेते हैं तब टर्मिनल वोल्टेज कितना हो जाता है? 16। तो इस तरह से आपके कितने इक्वेशन बन गए? 2 इक्वेशन बन गए। अब 1 माइनस 2 कर दीजिए, तो ई में से ई माइनस हो गया 0, 20 में से 16 माइनस हो गया 4, और यहाँ मिलेगा 0.5 आर माइनस 2 आर। तो ये मिला आपको 0 इक्वल टू 0.5, तो ये हो जाएगा माइनस 1.5 आर। तो 1.5 आर इक्वल टू 4, तो आर इक्वल टू 4 अपॉन 1.5, 40 अपॉन 15, 5 से कैंसिल कर दीजिए, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8/3। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बिल्कुल सीधा सवाल। आर की वैल्यू, रिवीजन है तो रिवीजन में फॉर्मूला रिवीजन भी हमें करना है, तो स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी 8/3। अब पहले इक्वेशन में जो कि है E इक्वल टू 20 प्लस 0.5 आर, आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है? 8/3। यहां रख देंगे, 0.5 को लिखा 1/2, ये 8/3, तो ये हो गया 4/3। तो E इक्वल टू 20 प्लस 4/3, एलसीएम ले लीजिए, 3, 60, 4, तो EMF आ गया 64/3 वोल्ट। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर है EMF है 64/3 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 8/3 ओम। बहुत सीधा सवाल था, सिंपल था, क्लियर है। तो सेल का फॉर्मूला आप याद रखिए, E इक्वल टू V प्लस आई आर। और मैं आपको कुछ एक चीज़ें बताना चाहता हूँ, आगे चल के हम अगले क्वेश्चन में उन थ्योरीज को करेंगे। अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, आप इसे नोट कर ले। Two cells A and B with same EMF 2 volt each and with internal resistance, A का internal resistance है 3.5 ohm और B का internal resistance है 0.5 ohm, are connected in series with an external resistance 3 ohm। उन्हें सीरीज में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 3 ओम से जोड़ा जाता है। फाइंड द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द टू सेल। तो दोनों सेल पर टर्मिनल वोल्टेज आप निकालिए, ये सवाल है। सबसे पहले अब हम कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं और मान के चलते हैं कि सेल, ये ए सेल है जिसका EMF है 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 3.5 ओम, 3.5 ओम, और ये दूसरा सेल है 2 वोल्ट जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम, 0.5 ओम। हम इन दोनों सेल के सीरीज कॉम्बिनेशन को हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 3 ओम से जोड़ देते हैं। तो ये देखिए, ये सवाल हो गया, ये 3 ओम से आपने जोड़ दिया। तो सबसे पहले तो हम करंट निकालें, क्योंकि दोनों सेल सही जुड़े हुए हैं, तो दोनों का तो हम यूज कर सकते हैं सीरीज का फॉर्मूला, NE अपॉन NR प्लस कैपिटल R। N का मतलब नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन, नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में जुड़े हुए सेलों की संख्या। तो यहाँ पर 2 सेल जुड़े हुए हैं, दोनों का EMF
2 वोल्ट है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे एनआर की जगह अब हमें देखिए यहाँ पे थोड़ा हमने सीरीज का फॉर्मूला हम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये फॉर्मूला तब यूज कर सकते हैं जब दोनों सेल आइडेंटिकल हो। ये देखिए दोनों सेल आइडेंटिकल नहीं है, दोनों सेल आइडेंटिकल नहीं है क्योंकि दोनों का ईएमएफ जरूर सेम है। देखिए यही गलती होती है जो मैंने बताया, मैंने भी कर दी तो कोई भी कर सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टेप नंबर 1, नेट ईएमएफ निकाल लो। वो सरल है, 2 + 2 4 वोल्ट का आ जाएगा। फिर निकाल लो स्टेप नंबर 2, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ये हमने निकाल लिया 3.5 + 0.5 तो कितना आएगा 4 ओम। तीसरी स्टेप, टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें नेट इंटरनल रेजिस्टेंस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 7 ओम। स्टेप नंबर 4, करंट निकाल लो। टोटल ईएमएफ, नेट ईएमएफ, सिंपल फॉर्मूला ओम्स लॉ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ऐसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो नेट ईएमएफ है आपका कितना 4, नेट रेजिस्टेंस है 7, तो करंट आ गई 4/7 एम्पियर। तो दोनों सेल डिस्चार्ज हो रहे हैं, दोनों सेल पे हमें टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। तो टर्मिनल वोल्टेज का हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, E = V + IR। अब सबसे पहले सेल के लिए फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ईएमएफ 2 वोल्ट, टर्मिनल वोल्टेज निकालते हैं। करंट कितनी है, दोनों सेल से यही 4/7 करंट फ्लो होगी। और पहले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है 3.5। तो देखिए 3.5 7 को 2 बार काट देगा तो ये बचा 4/2। तो 2 = V + 2। तो पहले सेल का टर्मिनल वोल्टेज कितना आ गया 0 आ गया। अब सेकंड सेल के लिए कैलकुलेट करा जाएगा। सीखते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। हमने यूज किया E = V + IR, ईएमएफ 2 वोल्ट, करंट 4/7। सेकंड सेल का ईएमएफ है 0.5। 0.5 का मतलब होता है 1/2। तो ये 2 से 2 कट गया, तो 2 = V + 2/7। तो V की वैल्यू आएगी 2 - 2/7। तो ये हो जाएगा एलसीएम लो, 14 - 2 12/7। तो दूसरे सेल का टर्मिनल वोल्टेज होगा 12/7 वोल्ट और पहले सेल का टर्मिनल वोल्टेज होगा 0 वोल्ट। तो यही पूछा गया था इस सवाल में। अक्रॉस द 2 सेल। तो ये हो गया सवाल। अब आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा सवाल था, सिंपल था, बेसिक था। अब अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, ये भी सिंपल सवाल है, इसे नोट करें। In the given circuit as shown below, the magnitude and direction of the current. The magnitude and direction of the current. करंट की मैग्नीट्यूड भी निकालनी है, डायरेक्शन भी निकालनी है। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, इस सेल का ये है नेगेटिव टर्मिनल और ये है पॉजिटिव टर्मिनल, और दूसरे सेल का ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब मान लीजिए, देखिए ये सेल गलत तरीके से जुड़े हुए हैं, ये दोनों सेल एक दूसरे का विरोध करते हैं। 10 वोल्ट का सेल करंट को छोड़ेगा अपने प्लस टर्मिनल से, तो देखिए उस 10 वोल्ट के प्लस टर्मिनल से करंट निकली और ऐसे गई क्लॉकवाइज। अब इसी तरह 5 वोल्ट का जो सेल है वो भी करंट को रिलीज करेगा अपने पॉजिटिव टर्मिनल से। तो मान लीजिए 5 वोल्ट कैसे करंट देगा, ऐसे प्लस से निकलेगी, और 10 कैसे दे रहा है क्लॉकवाइज, और 5 कैसे दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसीलिए
फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज को आगे चल के जब हम एसी पढ़ते हैं तो वोल्टेज को एक वेक्टर मानते हैं। तो वोल्टेज की सर्किट में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बेसिक कंसेप्ट है 10 वोल्ट का सेल किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, क्लॉकवाइज, और 5 वोल्ट का सेल एंटी क्लॉकवाइज। तो स्टेप नंबर 1 नेट ईएमएफ, क्योंकि दोनों एक दूसरे को विरोध कर रहे हैं तो हम नेट ईएमएफ निकालेंगे 10 - 5 वोल्ट। एंड अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट ईएमएफ। भाई नेट ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, तो डेफिनेटली वही होगी जो 10 वोल्ट की है। तो आंसर क्या है इसका, क्लॉकवाइज। आंसर क्या है, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। तो इसका मतलब है कि इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगी। लाइक दिस नेट करंट। अब नेट ईएमएफ तो आपने निकाल लिया। अब नेट ईएमएफ के बाद टोटल रेजिस्टेंस, तो देखिए ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है। इन तीनों रेजिस्टेंस में आपने नोट किया होगा सेम करंट फ्लो हो रही है, इसलिए इन तीनों रेजिस्टेंस को हम क्या मानेंगे, सीरीज में मानेंगे। तो अब अगली स्टेप में हम निकालते हैं टोटल रेजिस्टेंस। तो भाई टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 2 + 2 + 1 5 ओम होगा। अब करंट निकाल सकते हैं हम। करंट कैसी होगी भाई, करंट होगी नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो करंट का कंसेप्ट क्लियर है, नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो नेट ईएमएफ है 5, टोटल रेजिस्टेंस है हमने निकाला 5। तो इस सर्किट में 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी। तो इसका आंसर है 1 एम्पियर करंट will flow in clockwise direction, तो ये करंट का आंसर आ गया। तो देखिए 1 एम्पियर करंट है और डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। तो बेसिक सवाल है, बेसिक प्रैक्टिस है, उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। अब अगले सवाल की तरफ हम जाते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, आप इसे नोट कर लें। अब आपने नोट कर लिया होगा, रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम का रेजिस्टेंस है कनेक्टेड अक्रॉस 1 गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज, ठीक है। द लेंथ ऑफ द वायर इज 100 सेंटीमीटर, वो हम जानते हैं, स्टैंडर्ड है। एंड एन अननोन, और एक ऐसा रेजिस्टेंस जो हम नहीं जानते, जो 2 ओम से बड़ा है। देखिए बात बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 ओम से बड़ा है, इज कनेक्टेड अक्रॉस द अदर गैप, उसे दूसरे गैप में जोड़ा गया है। When these resistance are interchanged, जब उन्हें आपस में बदल देते हैं, the balance point shifts by 20 सेंटीमीटर। तो बैलेंस पॉइंट 20 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाता है। अब देखिए लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस है, वो हमें दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ लेफ्ट गैप 2 ओम है। हम मान लेते हैं लेट रेजिस्टेंस ऑफ राइट गैप, मानना तो पड़ेगा, लेट रेजिस्टेंस ऑफ राइट गैप, तो जो दाहिने हाथ पर गैप है उसका रेजिस्टेंस हमने मान लिया R ओम, और बैलेंसिंग लेंथ मान ली। इस वक्त बैलेंसिंग लेंथ हमने मान ली, कितनी मान ली, L। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे R1/R2 इक्वल टू L/100 - L। तो ये तो 2 है और ये R है, L/100 - L। तो ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि रेजिस्टेंस को
आपस में बदल दिया जाता है। लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस है 2 ओम, राइट गैप का रेजिस्टेंस हमने मान लिया R है। अब 2 R की जगह चले जाएगा और R 2 की जगह चला जाएगा, तो बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। तो अब देखिए, जब हम दोबारा इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए R1/R2, फॉर्मूला तो यही है 100 - L। अब ये यहां पर पहले 2 था, अब कितना रेजिस्टेंस आ गया R, और यहाँ पे राइट गैप में चला गया 2, तो बैलेंस पॉइंट 20 बढ़ जाता है क्योंकि R 2 से बड़ा है। तो अब नया बैलेंस पॉइंट हो गया L+20, तो 100 में से L+20 को माइनस कर दो, तो R/2 इक्वल टू L+20 80 - L। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन। अब पहला इक्वेशन तो हम बना ही चुके हैं, 2/R इक्वल टू, पहला इक्वेशन था 2/R इक्वल टू L/100 - L। अब इन दोनों इक्वेशन से को हमें सॉल्व करना है, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें अननोन रेजिस्टेंस को निकालना है। तो अब देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए ये है R/2 और ये है 2/R, तो सेकंड को हम 1 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या होता है। R/2 को हमने 2/R से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे राइट में भी करना पड़ेगा, L+20 अपॉन 80 - L इंटू L/100 - L। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, R से R कट गया, 2 से 2 कट गया, ये 1 आ गया, तो L+20 इंटू L/80 - L। और इस मल्टीप्लिकेशन से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, काफी चीजें क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। अब हम इसको अगली स्लाइड पर ले जा रहे हैं और सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें जगह चाहिए। अगर हमने L निकाल लिया तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब ये हमारा इक्वेशन आ गया, तो देखिए 80 - L, इसको इधर ले गए, इंटू 100 - L इक्वल टू L+20 इंटू L। अब अगले स्लाइड पे हम इसको सॉल्व करते हैं। 80 - L, कोई गलती नहीं हो जाए, इंटू 100 - L, L+20 इंटू L, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई चिंता मत करिए। 8000 - 80L - 100L प्लस L², यह हो गया L², यह हो गया 20L। देखिए L² से L² कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 8000 - 180L इक्वल टू 20L। इसको राइट में ले जाओगे तो 8000 बराबर 200L हो जाएगा, तो L आ गया 8000 डिवाइडेड बाय 200, 0000, तो ये L की वैल्यू आ गई 40। L की वैल्यू कितनी आ गई, 40। अब L की वैल्यू आ गई 40। अब पहला इक्वेशन अगर आपको याद हो, 2/R इक्वल टू L/100 - L था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर L की वैल्यू 40 रख देंगे, 100 - 40, तो ये हो गया 2/R इक्वल टू 40/60, 0 से 0 कैंसिल, तो R इक्वल टू, देखिए ये आ गया 2/R 4/6, तो 4R इक्वल टू 6 × 2 12, R इक्वल टू, देखिए 2 × 6 12, 4R, तो R इक्वल टू 12/4, तो R की वैल्यू कितनी होगी, 3 ओम के आसपास होगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कितना होना चाहिए, 3 ओम। तो घबराइए मत उसको देख के, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसका जो आंसर है 3 ओम है। करेक्ट आंसर क्या है इसका, 3 ओम। अगर आपने इसे नोट नहीं किया हो तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो देखिए सब कैंसिल हो गया, और पहले इक्वेशन में L की वैल्यू रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, आप इसे
नोट कर सकते हैं। According to Joule's law, if potential difference across a conductor having a material of specific resistance rho remains constant, then heat produced in the conductor is directly proportional to। तो देखिए कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, having a material remains constant, तो V इक्वल टू कांस्टेंट, तो V को हम लिख सकते हैं I इंटू आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, I इंटू आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आगे बढ़ते हैं, I इंटू आर इज कांस्टेंट, और ये मान लेते हैं कि कांस्टेंट क्या है, K है। अब I R को आप लिख सकते हैं रो L अपॉन A K, तो ये आपका पहला इक्वेशन, यहां से आप I निकाल सकते हैं K A अपॉन रो L। अब हीट प्रोड्यूस की बात करते हैं, तो हीट प्रोड्यूस होती है जूल्स लॉ से, हीट प्रोड्यूस्ड को हम लिख सकते हैं I स्क्वायर R, तो I की वैल्यू रख दी K स्क्वायर A स्क्वायर रो स्क्वायर L स्क्वायर, R की वैल्यू रख दी रो L बाय A, तो हीट प्रोड्यूस आएगी K स्क्वायर, एक A स्क्वायर से A कट जाएगा, बचेगा रो L, तो ये हीट हो गई। तो हीट हम कह सकते हैं इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रो, 1 अपॉन रो, 1 अपॉन रो। तो इसका आंसर क्या है, चौथा आंसर है। सरल सवाल था, लैंग्वेज को ध्यान दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इस तरह का सवाल हम कर चुके हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, ये हमें करने चाहिए, और कैलकुलेशन प्रैक्टिस भी हमारी मजबूत होनी चाहिए, इसको आप नोट कर लें। The current through a wire connected to a condenser varies with time as I equal to 2t plus 1 ampere. The charge transport to the condenser, तो कंडेंसर की तरफ बहने वाला चार्ज कितना होगा, फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड। लिमिट्स दी गई है टाइम की, बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 5 सेकेंड। अब देखिए करंट दी गई है आपको 2t प्लस 1, तो करंट को हम लिख सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dq बाई dt 2t प्लस 1। तो अब हम यहाँ पर dq को लिख सकते हैं 2t प्लस 1 इंटू dt। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं 0 टू 5 2t प्लस 1 dt। अब dq का इंटीग्रेशन q होगा, 2t का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर, 1 का होगा t, और लिमिट्स है 0 टू 5। तो लिमिट्स रखेंगे तो ये 25 प्लस 5 30 माइनस 0 प्लस 0, तो कितना चार्ज फ्लो होगा, 30 कूलम, 30 कूलम चार्ज विल फ्लो। तो देखा आपने कि कितनी आसानी से हम इसे 1 मिनट के अंदर, कितनी आसानी से हम इसे 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसका थोड़ा आप ध्यान रखिए, और ये सरल भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये बेसिक क्वेश्चन है रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग पर, इसको आप नोट करें। The resistance of a wire of 100 centimeter length is 10 ohm. Now it is cut into 10 equal parts and all of them are twisted to form a single bundle.
इट्स रेजिस्टेंस इज। तो देखिए सबसे पहली बात, वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम है। और वायर की लेंथ कितनी है? इनिशियल लेंथ है 100 सेंटीमीटर और फाइनल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने 10 पार्ट्स कर दिए। हम जानते हैं रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल, तो हम लगा सकते हैं R1/R2 इक्वल टू L1/L2। तो पहले रेजिस्टेंस था 10, बाद में हो गया R2, पहले लेंथ थी 100, 10, तो ये 10 बार कट जाएगा, तो नया रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका 1 ओम। तो एक पीस का रेजिस्टेंस कितना हो गया? 1 ओम। अब उन्हें हमने ट्विस्ट कर दिया, तो कुछ इस तरह से किया। देखिए इसका मतलब है कि हमने उनका बंडल बनाया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये सब पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो 10 वायर्स, 10 वायर्स हो गए। रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर, रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर 1 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस पैरेलल में कितना होगा? 1/10 ओम, क्योंकि 1 ओम के 10 पैरेलल में जुड़े हुए हम मान सकते हैं। तो 1/10 ओम का मतलब हो गया, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 0.1 ओम है। और बहुत सिंपल सवाल है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, ये थोड़ा बढ़िया सवाल है, इसको आप नोट करिए। करंट आई कमिंग फ्रॉम द बैटरी एंड एमीटर रीडिंग आर। बैटरी से आने वाली करंट और एमीटर की रीडिंग आपको बतानी है। अब देखिए यहां टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं? 4 ओम के 4 रेजिस्टेंस है, 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम। तो अब देखिए यहां पर हम कह सकते हैं ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 4 ओम, दे आर ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल, दे आर ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल। तो सब पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो अब थोड़ा हमें इसका एक रिपीट सर्किट बनाना पड़ेगा। यहां पर बनाते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह से बनेगा। 4 ओम और ये करंट है और ये है हमारा 2 वोल्ट और ये हमने तीनों निकाल लिए, कितने हो गए? 4/3। ये आपका सीन बनेगा। सबसे पहले तो हमें करंट निकालनी है। तो करंट तो बहुत सिंपल है, E/R+R। तो यह आपका करंट हो गया 4 + 4/3। वोल्टेज है आपका 2, 4 + 4/3 एलसीएम ले लीजिए, 16/3। तो करंट हो गई 6/16। तो करंट की वैल्यू हो गई 3/8 एम्पियर। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया, करंट की वैल्यू हो गई 3/8 एम्पियर। अब देखिए यहां से करंट निकली 3/8 एम्पियर और यहां पर ये करंट क्या होगी? एक हिस्सा इधर जाएगा, एक हिस्सा इधर जाएगा, एक हिस्सा इधर जाएगा, तो करंट 3 हिस्सों में बराबर बटेगी। मेरी बात को समझिए, क्योंकि ये 4 और ये 4 पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो करंट यहां जाएगी तो ये एक हिस्सा इधर चला गया और एक हिस्सा इधर आएगा, फिर इधर से फिर बटेगी, इधर जाएगा और इधर जाएगा। तो 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम में ये करंट कितनी है? 3/8। तो 1/3 ऑफ 3/8 कितना है?
एक तिहाई कितना है? 1/8। तो हम कह सकते हैं कि एक हिस्से में कितनी करंट जाएगी? 1/8, 1/8 और 1/8। तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा है देखकर कि एमीटर की रीडिंग कितनी होगी? एमीटर की रीडिंग कितनी होगी? 1/8 एम्पियर होगी। तो यहां पर अब करंट हो गई, एमीटर की रीडिंग होगी 1/8 एम्पियर और करंट होगी 3/8 एम्पियर। सो फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपने करे भी होंगे। प्रैक्टिस ही से ही आप इस चैप्टर को मजबूत कर सकते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, आप इसे नोट कर लें। एन एल्यूमिनियम, अल्फा दिया हुआ है 4 × 10⁻³ पर केल्विन, रेजिस्टेंस R1 एंड कार्बन अल्फा दिया हुआ है माइनस में, रेजिस्टेंस R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज to have a resultant resistance of 36 ohm at all temperatures. The value of R1 and R2 in ohm respectively are. तो उनका सीरीज में रेजिस्टेंस क्या कितना है? 36 ओम है सभी टेम्परेचर्स पे। तो हमें अब देखिए R1 और R2 के बारे में ये नहीं कहा गया कि किस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है, किस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है। तो हम मान लेते हैं कि वो 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस होगा। तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस है R1 + R2 = 36। ये तो हमें मालूम है, सीरीज में हर टेम्परेचर पे उनका रेजिस्टेंस कितना होगा? 36। और अगर आपको याद हो कि एक मेटल है जिसके लिए अल्फा पॉजिटिव है और एक नॉन मेटल है जिसके लिए अल्फा क्या होता है? नेगेटिव होता है। इन सभी का, और इसमें हमने एक थ्योरी पढ़ी थी तो वो मैं आपको बताना चाहता हूं। R1 अल्फा मेटल, तो R1 मेटल इंटू अल्फा मेटल इक्वल टू R2 नॉन मेटल इंटू अल्फा नॉन मेटल। इस थ्योरी को हमें यूज करना पड़ेगा। तो R1 इंटू अल्फा मेटल कितना है? 4 × 10⁻³ तो देखिए कंसेप्ट ये है, जब एक नॉन मेटल और मेटल सीरीज में जुड़े होते हैं और उनका सभी टेम्परेचर पे टोटल रेजिस्टेंस सेम होता है तो हम हमेशा लिख सकते हैं R1 अल्फा 1 = R2 अल्फा 2। अब अल्फा 1 की वैल्यू रख देंगे 4 × 10⁻³ 4 × 10⁻³ और ये हम बात कर रहे हैं मॉडुलस, क्योंकि ये नॉन मेटल है तो इसका R2 अल्फा 2 होगा 0.5 × 10⁻³ 0.5 × 10⁻³ कट जाएगा तो 4R1 = 0.5 R2 और 0.5 को आप लिख सकते हैं R2/2। तो R2 को हम लिख सकते हैं 8R1। R2 को हम क्या लिख सकते हैं? 8R1। पर दिया हुआ है कि भाई R1 + R2 किसके बराबर है? 36 के बराबर है। तो R2 को तुम लिख सकते हो 8R1। तो 9R1 कितना हो गया? 36। तो R1 हो गया कितना? 4 ओम। तो R2 कितना होगा? 8R1। तो R2 क्या होगा? 8 × 4 32। हमेशा आप याद रखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं। तो R1 का आंसर आ गया 4 और R2 का आंसर आ गया 32। 4 और 32। अब देखिए थोड़ा हम डिस्कस करना चाहते हैं। हमने पिछली एक लेक्चर में इस थ्योरी को डिस्कस किया है। हमेशा याद रखिए, व्हेन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल are connected in series, are connected
in series and the net resistance, लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, net resistance does not changes with temperature, does not changes with temperature, तो आप लिख सकते हैं R alpha for metal must be equal to R into alpha for non-metal. That means R1 alpha 1 equal to R2 alpha 2. तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए अगले सवाल की तरफ हम जाते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसे आप नोट कर लें। हाउ मेनी सेल्स ईच मार्क विथ 6 वोल्ट 12 एम्पियर। इसका मतलब है कि एक सेल किस वोल्टेज पे काम करता है, 6 वोल्ट, और वो मैक्सिमम कितनी करंट देता है, 12 एम्पियर। शुड बी कनेक्टेड इन मिक्स ग्रुपिंग सो दैट इट मे बी मार्क्ड 24 वोल्ट। तो भाई एक सेल की वोल्टेज कितनी है, 6 वोल्ट, दूसरे की वोल्टेज कितनी है, 6 वोल्ट, सीरीज में वोल्टेज जुड़ती है 6 और 6 12, तीसरे की वोल्टेज कितनी है, 6 वोल्ट, 12 और 6 18, चौथे की वोल्टेज है 6 वोल्ट। तो एक रो में कितने सेल जुड़ेंगे, ये समझ में आ गया। नंबर ऑफ सेल्स इन वन रो, नंबर ऑफ सेल्स इन वन रो कितने होने चाहिए, 4। तो ये देखिए बहुत सिंपल है, इस 4 को कैसे निकाला, ये 24 वोल्ट को 6 वोल्ट से डिवाइड कर दो, 24 वोल्ट को 6 वोल्ट से डिवाइड कर दो, तो ये तो आ गया। और हमें चाहिए टोटल करंट कितनी चाहिए, 24 एम्पियर। ये दे रहा है एक सेल करंट कितनी, 12 एम्पियर। इसी तरह अगर हम दूसरा भी ग्रुपिंग ले, 1 2 3 4, तो ये भी करंट कितनी देगा, 12 एम्पियर। तो यहां 12, यहां से 12 आ रही है करंट, और यहां से 12 आ रही है, तो मिलकर कितनी हो जाएगी, 24 एम्पियर। तो अब हमें यह भी पता चल गया नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए, 2। कैसे निकाला, इस 24 को 12 से डिवाइड कर दो, 24 को 12 से डिवाइड कर दो, तो एक रो में कितने सेल होने चाहिए, एक रो में कितने सेल होने चाहिए, 4। और ऐसी कितनी रो होनी चाहिए, 2। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए, 8। 4 इस रो में और 4 इस रो में। तो हमेशा याद रखिए, आपको पास जो दिया गया है, एक सेल का वोल्टेज दिया गया है, आपको दिया गया एक सेल का वोल्टेज 6, और आपको टोटल वोल्टेज कितना चाहिए, 24। तो नंबर ऑफ सेल इन वन रो 24 डिवाइडेड बाय 6, तो एक रो में कितने सेल होंगे, 4 सेल होंगे। और कितनी रो होंगी, टोटल करंट को एक सेल की करंट से डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ रोज मिल जाएंगी। तो ये बड़ा सिंपल सवाल था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। तो बिल्कुल टेक्निक लगाते हुए सॉल्व करना चाहिए। अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये पावर पे हम इसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर कह सकते हैं, इसे आप नोट कर लें। Three equal resistors connected in series across a source of EMF together dissipates 10 watt. If the same resistors are connected in parallel across the same EMF, the power dissipate will be. तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि let resistance of one resistor equal to R. अब ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, 1 2 3 जुड़े हुए हैं, और 3
और मान लेते हैं कि जिस सोर्स से ये जुड़े हैं उसकी वोल्टेज कितनी है, V वोल्ट है। तो पावर कितनी होगी, पावर होगी V स्क्वायर बाय आर, V स्क्वायर बाय आर। पावर कितनी होगी, V स्क्वायर बाय आर। तो पावर कितनी, 10। तो V स्क्वायर बाय आर की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब क्वेश्चन कहता है अगर इन्हीं रेजिस्टेंस को हम किस में जोड़ दें, पैरेलल में जोड़ दें और उसी वोल्टेज से जोड़ दें तो कितनी पावर कंज्यूम होगी। तो पैरेलल में जोड़ रहे हैं आप आर, और ये भी रहा आर, और ये भी रहा आर, और वोल्टेज आपने उतना ही रखना है। अब देखिए यहां पर हमने एक छोटी सी गलती करी है। एक रेजिस्टेंस कितना है, आर है, 2 3 जुड़े तो ये होगा 3R। इसको ध्यान रखिए, ये कितना होगा 3R, क्योंकि हमें पावर सप्लाई क्या होती है, V स्क्वायर अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब देखिए दूसरे केस में, अब पावर कितनी खर्च होगी भाई, वोल्टेज तो V स्क्वायर अपॉन आर नेट, तो पावर कितनी खर्च होगी। अब नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, R/3, तो नई पावर होगी 3V स्क्वायर बाय आर। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अगर आपको याद हो तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था 10 = V स्क्वायर अपॉन 3R। तो यहां से हम 30 लिख सकते हैं किसको, V स्क्वायर बाय आर को। V स्क्वायर बाय आर को हम कितना लिख सकते हैं, 30। तो अगर हम V स्क्वायर बाय आर को 30 रख देंगे तो 30 × 3 कितना हो जाएगा। अब पावर कितनी खर्च होगी, 90 वाट पावर खर्च होगी, 90 वाट पावर खर्च होगी। तो इसका जो आंसर है, देखिए ये गलती हो गई थी मुझसे, यहाँ हमें लेना चाहिए था नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, 3R होगा। तो ये आंसर आ गया 90 वाट। सिंपल सवाल था, कोई भी इसे कर सकता है। हमेशा आपको याद रखना चाहिए किसी भी केस में जो टोटल पावर होती है वो होती है V स्क्वायर अपॉन आर नेट, V स्क्वायर अपॉन आर नेट। दूसरी बात आपको याद रखनी चाहिए, जब सीरीज में जोड़ा गया उन्हें तो वो कितनी पावर खर्च कर रहे थे, 10 वाट। अब उन्हें जब पैरेलल में जोड़ा गया तो पावर बढ़ के कितनी हो गई, 90 वाट। पैरेलल में हमेशा पावर कंजप्शन क्या होता है, पैरेलल में हमेशा पावर कंजप्शन क्या होता है, ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। ये बात याद रखनी चाहिए। दूसरी चीज, सीरीज में पावर कंजप्शन सबसे कम होता है और पैरेलल में सबसे ज्यादा होता है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए ये रहा हमारा अगला सवाल। ये बड़ा सिंपल सवाल है, इसमें का सवाल हम कर चुके, तो इसको बहुत जल्दी हम सॉल्व करेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए पहली चीज, कंसेप्ट, बॉइलिंग टाइम is proportional to resistance। तो T अगर बॉइलिंग टाइम है तो T इज प्रोपोर्शनल टू R, ये कंसेप्ट है। अब इलेक्ट्रिक केटल में 2 कॉइल है, जब एक कॉइल को स्विच कर देते हैं तो वो 15 मिनट में पानी को उबाल देती है, एंड अदर टेक्स 30 मिनट्स टू बॉइल सर्टेन मास ऑफ वाटर। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम when connected in series and in parallel to boil the same mass of water। तो जब वो अलग अलग पानी उबालती हैं तो पहली कॉइल 30 मिनट 15 मिनट में पानी उबालती है और दूसरी कॉइल 30 मिनट में पानी उबालती है। अगर पानी की उसी क्वांटिटी को, उसी मास को हम बॉईल करना चाहें तो वो क्वेश्चन कहता है
कि पहले सीरीज में जोड़ दें और बाद में पैरेलल में जोड़ दें, तो दोनों केसेस में टाइमिंग का रेशियो क्या होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए सीरीज में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो हो जाता है RS लिखते हैं, R1 प्लस R2, और पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है RP लिख देते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब इसलिए हम कह सकते हैं कि सीरीज का जो बॉइलिंग टाइम होगा वो दोनों के इंडिविजुअल टाइम का क्या होगा, एडिशन होगा, और पैरेलल का जो टाइम होगा वो T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2 हो गया। और T1 वो टाइम है जिसमें एक कॉइल पानी की क्वांटिटी को उबालती है, और T2 वो टाइम है जिसमें दूसरी कॉइल उसी क्वांटिटी ऑफ वाटर को बॉईल करती है। और अगर उन्हें सीरीज में जोड़ देंगे तो टाइम हो जाएगा T1 प्लस T2। अगर ऐसी कॉइल्स को पैरेलल में जोड़ देंगे तो टाइम हो जाएगा T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि T1 15 मिनट है और T2 30 मिनट है, तो सीरीज का टाइम होगा 15 प्लस 30 45 मिनट, और पैरेलल का टाइम होगा 15 इंटू 30 अपॉन 15 प्लस 30, तो 15 इंटू 30 अपॉन 45, तो ये जुड़ जाएगा, तो पैरेलल का टाइम होगा 10 मिनट। तो अब हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पैरेलल और सीरीज और पैरेलल के टाइमिंग का रेशियो क्या है, सीरीज और पैरेलल के टाइमिंग का रेशियो क्या है। तो हमसे पूछा है T सीरीज अपॉन T पैरेलल, ये हो गया 10 मिनट, और पैरेलल का टाइम सीरीज का टाइम था 45 मिनट, सीरीज का टाइम था 45 मिनट और पैरेलल का था 10। 5 से काट दीजिए तो टाइमिंग का रेशियो आ गया 9:2, तो हमारा रेशियो मिलेगा 9:2, 9:2। तो ये आपका पहला आंसर आ गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं चाहता हूं कि इसकी सारी स्टेप्स आपको मालूम होनी चाहिए, तो एक बार मैं ये स्टेप्स और दिखा देता हूं। ठीक है, आपने नोट कर लिया। तो बॉइलिंग टाइम पर हमेशा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसको पूछा जाता है। और हमेशा याद रखिए सीरीज का बॉइलिंग टाइम और पैरेलल का बॉइलिंग टाइम। तो बॉइलिंग टाइम इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग टाइम होगा। और हम जानते हैं कि सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है R1 प्लस R2 होने की वजह से, तो सीरीज का बॉइलिंग टाइम हमेशा ज़्यादा होगा। और पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो पैरेलल में हमेशा बॉइलिंग टाइम क्या होगा, कम होगा। तो देखिए कई चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो सीरीज का टाइम ज़्यादा होगा, पैरेलल का कम होगा। तो 2/9 आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 2 सीरीज है और 9 पैरेलल है। 4/5 आंसर नहीं हो सकता तो 2 आंसर तो हमने यही रिजेक्ट कर दिया। तो इसका आप ध्यान रखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है। तो इस लेक्चर में यहीं तक हम सवाल कर रहे हैं और उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और उम्मीद है आपका रिवीजन अच्छा चल रहा होगा।
ये रीकैप सीरीज उन बच्चों के लिए डिज़ाइन की गई है जो एक बार पढ़ चुके हैं पर जिनको रिवीजन करना है, इसलिए हमने इसका नाम दिया है रीकैप सीरीज। तो जो पहली बार पढ़ रहा है तो मुझे नहीं लगता कि उसको तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी सीरीज में। ये उन लोगों के लिए है जो रिवीजन करना चाहते हैं, जो पढ़ चुके हैं, जो कुछ कुछ याद है उनको और कुछ कुछ वो भूल चुके हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन का वेरिएशन पसंद आया होगा और ये भी उम्मीद है कि आपका रिवीजन अच्छा चल रहा होगा। तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ हर चीज़ के लिए, और अगले करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर में फिर मिलेंगे और फिर ढेर सारे सवाल, अलग अलग वैरायटी के सवाल करेंगे। मिलते हैं फिर। थैंक यू। बाय बाय।